बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है और जिसकी देख के मुझे ऐसे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बड़ी परेशान है और पाकिस्तान के लिए भी परेशानी का मौका है और बल्कि चाइना के लिए भी। वो रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की, अक़वाम मुत्तहिदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आई है और इसमें यह कहा गया है कि जो तालिबान हैं उनके तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ राब्ते हैं, यानी कि टीटीपी के ताल्लुकात अफगान तालिबान के साथ हैं, एक बात। और दूसरा, अलकायदा भी जो है वो भी अफगान तालिबान और टीटीपी के साथ राब्ते में है। टीटीपी जो है वो फाटा को वो चाहती है कि वो उनके कंट्रोल में हो। मगर मैं इससे आगे जाऊंगा, तालिबान भी नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन को और वो भी चाहेंगे कि जी फाटा और ये केपी के जो कुछ इलाके हैं उनके नक्शे के हिस्सा है, वो आज तक वो कहते हैं। तो ये चीजें जो है ना, दीज आर ऑल डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस नाउ एंड सो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। से वो कंबल खींचने की कोशिश तो नहीं जो हमारे ऊपर इस वक्त एक डेटरेंस है एटमी प्रोग्राम की सूरत में, एटमी सलाहियत की सूरत में। नमस्कार दोस्तों, अब टीटीपी है ना, ऐसा सरदर्द है पाकिस्तान के लिए जो कभी भी कोई भी टैबलेट लेने से उतरेगा नहीं। अब सबको पता है कि टीटीपी और अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो एक है, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान कई बार ऐसा कह देते हैं कि भी हमारा उन पर कोई कंट्रोल नहीं है और आप ऐसा मत सोचिए कि हम उनको कंट्रोल करते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हम जो आपकी बात है वो पास कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमारे कंट्रोल में है, जबकि रियलिटी ये है कि वो उनके कंट्रोल में है। यहाँ पर दूसरी एक और बात है कि टीटीपी अफगानिस्तान के तालिबान के साथ तो डेफिनेटली कांटेक्ट में है, अब उन्होंने ही तो क्रिएट किया है टीटीपी, लेकिन अलकायदा के साथ भी कनेक्शन में है। अब जब इस टाइप की सिचुएशन होती है ना, तो पाकिस्तान को डायरेक्टली कोई नुकसान हो ना हो, इनडायरेक्टली नुकसान तो डेफिनेटली होता है। कैसे कि पूरी दुनिया को पता चलता है कि आज भी पाकिस्तान के अंदर ये तालिबान, टीटीपी, अलकायदा, ISIS ये सब कुछ चलता रहता है। भले ही ISIS मर चुका है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसकी जो थिंकिंग है वो भी चल रही है। तो पता नहीं, मतलब ये जो जिन है ना, वो पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अलकायदा है, पाकिस्तानी तालिबान है, ये कोई मुख्तलिफ तरह के जानवर नहीं है, ये एक ही चीज है। अहमद रशीद ये कहते रहे हैं, ज्वाइंट एट द हिप। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो ग्रोह हैं, वो जिनमें दाइश को भी उन्होंने शुमार किया है, कि उन इलाकों में सरगर्म हैं जहां पर अफगान तालिबान का होल्ड है। तो ये बात जो है वो काफी अलार्मिंग होगी। लेकिन आज ही CNN ने जो पाकिस्तानी तालिबान हैं, टीटीपी, उनके जो हेड हैं, उनका एक इंटरव्यू जो है वो नशर किया है और उनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है। और उसमें उन्होंने ये फरमाया है कि उन्हें बड़ी खुशी है कि अफगान तालिबान एडवांस कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है, लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो पाकिस्तानी रियासत के साथ है और वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के जो साबिक फाटा के इलाके हैं उनको वो उन पे कंट्रोल हासिल कर लें। मुर्तजा, इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है ना कि इनको तालिबान की प्रोटेक्शन है, तालिबान इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने से नहीं लेने के लिए तैयार। और बाय द वे, हम कब से गनी गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं कि आप एक्शन ले, और उनका यही एक्सक्यूज है कि नहीं वो बड़ी दूर है, हम नहीं वहां जा सकते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी लेवरेजिंग है और ये बिल्कुल इससे कोई शक नहीं है कि टीटीपी जो है वो फाटा को वो चाहती है कि वो उनके कंट्रोल में हो। मगर मैं इससे आगे जाऊंगा, तालिबान भी नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन को और वो भी चाहेंगे कि जी फाटा और ये केपी के जो कुछ इलाके हैं उनके नक्शे के हिस्सा है, वो आज तक वो कहते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है कि हमारा एक तो पुराना ईस्टर्न बॉर्डर जो था वो इंडिया, हम कहते हैं हम नहीं मानते इस बॉर्डर को, इसको अमेंड करें। उधर वो अफगानिस्तान वाले हमारा वेस्टर्न बॉर्डर नहीं मानते। अब सिचुएशन ये हो गई है कि दोनों तरफ से हॉस्टिलिटी है, तो वी आर इन अ वेरी नॉट अ गुड सिचुएशन। दोनों अनस्टेबल हो गए हैं। अब कितनी आप फेंसिंग करेंगे, क्या क्या करेंगे? एक LOC के ऊपर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लोग मरते हैं, इधर से अब गुरिल्ला अटैक्स हो रही हैं, आपने फेंसिंग की है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने देखा ही कि अब अलकायदा ने और शायद अलकायदा के लोगों ने टीटीपी के साथ मिलके ये चाइनीज के ऊपर जो अटैक किया, और अब चाइनीज भी जो हैं वो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और एक नया सिक्योरिटी अम्ब्रेला
की बात शुरू हो गई है। तो ये चीजें जो है ना, दीज आर ऑल डेवलपमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस नाउ, एंड सो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, जिसकी देख के मुझे ऐसे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बड़ी परेशान है और पाकिस्तान के लिए भी परेशानी का मौका है, और बल्कि चाइना के लिए भी। वो रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की, अक़वाम मुत्तहिदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आई है, और उसमें यह कहा गया है कि जो तालिबान हैं उनके तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ राब्ते हैं, यानी कि टीटीपी के ताल्लुकात अफगान तालिबान के साथ हैं, एक बात। और दूसरा, अलकायदा भी जो है वो भी अफगान तालिबान और टीटीपी के साथ राब्ते में है। दो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें में समझने की हैं। उसमें एक चीज़ तो ये है, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि ऐसे मिलिटेंट्स हैं जो कि चाइनीज़ मुस्लिम्स हैं, और वो भी अफगानिस्तान और जो चाइना का जो बॉर्डर है उस पर वो बैठे हुए हैं, एंड देयर इज़ अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि वो जो बॉर्डर से वो क्रॉस कर सकते हैं और कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हो सकती हैं, जिसको यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट जो है मुहैया कर रही है। दूसरा, पाकिस्तान को एक चीज़ समझनी है कि क्या तालिबान जो है वो टीटीपी के साथ राब्ते में रहेंगे। अगर आपको याद हो, ये टीटीपी ही है जो पाकिस्तान पे इस वक्त हमले कर रही है। रिसेंटली भी जो चाइनीज़ पे हमले हुए, पाकिस्तानियों पे हमले हुए, हमारी फ़ौज पे जो हमले हो रहे हैं वो टीटीपी करवा रही है। तो क्या अगर अफगान तालिबान टीटीपी को रिफ्यूज देते हैं अफगानिस्तान के अंदर, और उसके साथ साथ वो हमें भी जो है वो हमारे साथ भी राब्ते में है, तो हम किस तरह के तालिबान को मेन स्ट्रीम करने जा रहे हैं? और अगर ये सिचुएशन रही तो क्या चाइना के अंदर इस तरह के दहशतगर्दी के हमले हो सकते हैं? अगर होते हैं तो उसका क्या हल निकलता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके लिए चाइनीज परेशान है, और चाइनीज समझते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स को अगर पाकिस्तान में हमला किया जा रहा है, चलो वो तो पाकिस्तान को एम्बैरस करने के लिए टीटीपी करती हैं या और ताकतें करती हैं, लेकिन अगर चाइना के सिंकियांग के अंदर हमले होते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते हैं कि जो भी जहां चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स होगी वहां सिक्योरिटी बीफ अप करनी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं, जो रिसेंटली दासू में वाकया हुआ था, और उससे पहले क्वेटा में, और उससे पहले जो बाकी वाकयात हुए थे, उसमें चाइनीज ने बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन पाकिस्तान पे गुस्सा किया है। जो नॉर्मली चाइनीज करते नहीं, उसकी वजह यही थी कि चाइनीज ने पाकिस्तानियों को और ये मैसेज दिया है कि हमारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हमारी पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट है, और अगर हम पाकिस्तान में हमारे जो इंजीनियर्स या जो वर्किंग क्लास है उसको मारा जाता है तो ये मैसेज आएगा जी पाकिस्तानियों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो हम इस तरह की जो चीज़ें हैं होने देंगे। उसके पास है, और टीटीपी क्योंकि हायर्ड गन है उसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। जिसको भी पाकिस्तान के खिलाफ हमला करना हो, जिसको पाकिस्तान के खिलाफ एसेट्स के खिलाफ हमला करना हो, टीटीपी इज हायर्ड गन। उसको कोई भी इस खित्ते में आके जाए और उसको कहें जितने पैसे दे वो पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, वो अफगानिस्तान में भी हमला करने की कोशिश करती है। सो टीटीपी होस्ट भी कर रही है, टीटीपी को होस्ट तालिबान कर रहे हैं, अलकायदा को भी होस्ट कर रहे हैं, और हम तालिबान से बात भी कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है इस पे अगर पाकिस्तान ने एक सख्त पोजीशन ना ली तो हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है ना कि अफगानिस्तान में हमला कर दें, हम तालिबान के ऊपर कोई सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर दें, या अफगानिस्तान के ऊपर एक सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर दें। पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर तो ऑलरेडी कोई नहीं है अफगानिस्तान में। जो हमारी सॉफ्ट पावर है उसको अफगानी मानते ही नहीं है, वो कहते हैं नहीं, सारी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो हमें इंडिया करता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मैस क्रिएट हो रहा है, और पाकिस्तान के लिए भी और चीन के लिए भी। और चीन और पाकिस्तान जो है वो दोनों इस हवाले से परेशान है कि हम ना तालिबान को पूरा जोर डाल सकते हैं कि टीटीपी को अपने से हटाएं, पीछे करें, ना हम उनको ये फोर्स कर सकते हैं कि आप अलकायदा से हटाएं। वो बात तो हमारी हल्की फुल्की मान लेते हैं लेकिन उसको अमल नहीं करते। और इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं हमसे वो कंबल खींचने की कोशिश तो नहीं जो हमारे ऊपर इस वक्त एक डेटरेंस है एटमी प्रोग्राम की सूरत में, एटमी सलाहियत की सूरत में। इस सारे तनाजुर के अंदर ये जो सारी सूरत हाल डेवलप कर रही है, मुझे तो ये गेम प्लान कुछ इस किस्म का लग रहा है कि पाकिस्तान में को एटमी सलाहियत से महरूम करने का एक मर्तबा फिर कोई प्लान बना लिया गया है, और उस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए ये सारा खेल रचा जा रहा है, इस सारे खेल को खेला जा रहा है, और जानबूझकर यहाँ पर एक अनरेस्ट को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पर एक मज़मूम खेल खेला जा सके, और जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। मेरा ये ख्याल है, मेरी ये राय है कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको थोड़ी सी आज़ादी दी जाए ताकि वो ये सही सूरत हाल लोगों तक पहुँचा सके, क्योंकि अनकन्फर्म्ड जो भी इतलात आ रही हैं
जो ट्विटर के ऊपर सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं उससे इबहाम पैदा होगा और उस इबहाम का नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को होगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान की फिक्र करें। एक हर साल एक रिपोर्ट आया करती है एक थिंक टैंक की, स्टॉकहोम के थिंक टैंक जो है उसकी तरफ से एक रिपोर्ट आया करती है SIPRI की तरफ से। वो जो न्यूक्लियर हथियार होते हैं उसके हवाले से वो बताते हैं कि किस कंट्रीज के पास कितने। तो क्या आप एक बहुत ही पीसफुल माइंडसेट के हैं इस वजह से, या आप समझते हैं कि आपका हमसाया बहुत पीसफुल है, बहुत अमन पसंद है इस वजह से? देखिए, ना तो हमारा हमसाया अमन पसंद है और ना हम ऐसा सोचते हैं और ना हम ऐसे गलत फहमी में और मुगालते में रहना पसंद करेंगे। जहां तक चाइना का सवाल है और इंडिया चाइना का, देखिए ये इक्वेशन समझनी चाहिए आपको। लेकिन हमने अपनी दिफा के लिए और अपने प्रोटेक्शन और डेटरेंस के लिए कि कहीं चाइना को गलत फहमी ना हो जाए या कुछ ज्यादा मंसूबे ना बना ले, इसलिए हमने एक मिनिमम डेटरेंस रखा हुआ है। और ये जो डेटरेंस है, हमारा पूरा डेटरेंस चाइना स्पेसिफिक है, पाकिस्तान स्पेसिफिक न्यूक्लियर वेपन्स हमारे हैं भी नहीं। हमारे वेपन्स जितने भी हैं न्यूक्लियर वेपन्स वो चाइनीज स्पेसिफिक है और पाकिस्तान अपने आप उसमें केटर फॉर हो जाता है। भाई आपने एक कुत्ता पाला हुआ है तो वो चोर पे भी भौंकेगा, पड़ोसी पे भी भौंक देगा, या दाहिने के पड़ोसी पे भी भौंक देगा, बाएं के पड़ोसी पे भौंक देगा। वो बात हो रही है कि आपने दाहिने के पड़ोसी के लिए वो कुत्ता पाला हुआ है। तो ये वाली कहानी है। अब क्या होता है कि जब ये डेटरेंस को क्रेडिबल बनाया जाता है, क्रेडिबल डेटरेंस कैसे बनती है कि आपके मुल्क में इतनी सलाहियत है कि उसको एयर के जरिए मिसाइल्स, ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स के जरिए, एयर बेस्ड मिसाइल्स और बॉम्ब्स के जरिए और सब सर्विस सतह से नीचे, दैट इज समुद्र की सतह से नीचे से आप उसको फायर करने की सलाहियत रखते हैं। इसको ट्रायड बोलते हैं। ये जो ट्रायड की कैपेबिलिटी है पूरी दुनिया में 6 मुल्कों के पास है, दैट इज 5 न्यूक्लियर पावर्स एंड द न्यू इंडक्शन इज इंडिया। इसके लिए आपको न्यूक्लियर पावर सबमरीन चाहिए जो कि महीनों के महीनों समुद्र के नीचे रह सकती हैं, सरफेस के नीचे रह सकती हैं और मीलों के मीलों पार कर सकती है। मतलब कि यहां से अगर इंडिया के समुद्र से डुबकी लगाए तो वो अमेरिका के पास जाके निकलेगी, किसी को पता नहीं चलेगा, इतनी लंबी वो सतह के नीचे रह सकती है। तो जो ऐसी काबिलियत रखते हैं और फिर उसके बाद मिसाइल दागने की काबिलियत रखते हैं, ये एक मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि ये एक ओवरले है कि अगर आप गलती कर भी देते हैं कि एक न्यूक्लियर बम चला भी दिया तो आप उसको, आप जमीन के ऊपर जितने भी न्यूक्लियर पॉइंट्स हैं जहां से आपने देख लिया ये लॉन्च पैड है, ये एयरफील्ड है, ये आपने सब तबाह कर दिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सबमरीन कहां घूम रही है और वहां से जो आप पे हमला होगा वो एक बहुत जबरदस्त डेटरेंस क्रिएट करता है। और ये डेटरेंस हमारे पास चाइना के खिलाफ है, और क्योंकि वो चाइना के खिलाफ है तो वो पाकिस्तान को भी केटर कर लेता है। तो अगर पाकिस्तान के पास 100 न्यूक्लियर वेपन और ज्यादा भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जवाबी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि परफेक्ट होगी, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी और उसमें रिस्क भी नहीं है कि आप अगर मान लो कि एक मुल्क जो है अचानक से हमला कर देता, पाकिस्तान हमला कर देता है हिंदुस्तान के ऊपर, सारे न्यूक्लियर बम डाल देता है पहले हमले में। नहीं सर, हमारा नाम ना लें आप चाइना का ले लेना। कोई भी चलिए चाइना का ले ले तो, लेकिन उसके बाद वो मुतमईन नहीं, उसके बाद वो शांति से बैठ नहीं सकता है, क्योंकि फिर उसके पास उसको फिर भी उसके ऊपर न्यूक्लियर बम जाएगा और वो न देगा इस सबमरीन की वजह से। तो ये इंडिया के पास एक बहुत बड़ी डेटरेंट कैपेबिलिटी है। इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस कि 10 हैं कि 100 हैं। आप मेरी बात समझे, आप जो इसीलिए इंडिया बड़ा रिलैक्स्ड है और इंडिया अपने लेवल पे चल रहा है। इररिस्पेक्टिव जो आपका सवाल था कि आप इतने रिलैक्स्ड क्यों हैं, तो उसका रिलैक्स्ड का कारण मैंने आपको बताया कि वो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो हमारे पास हैं, और एक अभी दिसंबर में और तैयार हो रही है और टोटल 6 तैयार होनी है। तो ये पूरी तरह हम केटर फॉर कर लेते हैं। ASEAN defense ministers
का एक सेशन हुआ है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन था जिसमें इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने भी खिताब किया वहाँ पे। और एक्चुअली जो मैं वहाँ पे बात तो ये करना चाहता हूँ कि इंडिया का इंडो पैसिफिक में, आसियान में जो फुटप्रिंट्स हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन मेरे ज़हन में एक सवाल ये भी आता है कि क्या पाकिस्तान की कोई पॉलिसी है फॉर आसियान और फॉर इंडो पैसिफिक और इन चीज़ों को देखने के लिए? बिकॉज़ हम ज़्यादातर अपने अफ़गानिस्तान और इस एरिया की तरफ देखते हैं, और जिस एरिया में दुनिया कोऑपरेशन कर रही है और जिस एरिया में इंडिया अपना असर वसूख इस्टेब्लिश कर रहा है, उस एरिया को भी देखने की ज़रूरत है। ये बेसिकली सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बेसिकली प्लान्स हैं और तरीक़ाकार है कि कहाँ-कहाँ कैसे पार्टनरशिप होनी है। बेसिकली ये बुरनाई दारुस्सलाम ने इस दफ़ा ये चेयर कर रहा था, लेकिन द पॉइंट फॉर माय कंसर्न इज़ कि जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं, और लास्ट टाइम ही वाज होम मिनिस्टर, जिनको भी अमित शाह ने रिप्लेस किया और उनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। और कहा जाता है कि जो 4-5 करीबी लोग हैं, जिसमें अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और 1-2 और लोग हैं जो बड़े करीबी लोग हैं, उनमें से कंसिडर किए जाते हैं। तो बेसिकली इंडिया ने जो वहाँ पे अपना जो पर्सपेक्टिव रखा है, वो बड़ा क्लियर पर्सपेक्टिव है कि वो एक तो वो ये चाहते हैं कि फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव ऑर्डर होना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में। फ्री ओपन मीन्स कि सबको इक्वल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, इंक्लूसिव मीन कि सबको हिस्सा मिलना चाहिए। भारत ने सिर्फ शुबा होने पर ही पाकिस्तानी सरजमीन में अपने तैयारे भेजे थे। अगर ये ममालिक अपनी सलामती के नाम पर दूसरे मुल्कों में हमले कर सकते हैं जहां से इन्हें खतरा महसूस होता है, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? फौज के लिए किसी मुल्क की खुद मुख्तारी उसका रिट ऑफ द बॉर्डर है कि ये उसकी सरहद है, यहाँ पे उसका कंट्रोल है। हमारे बॉर्डर को वो क्या बना रहे हैं? रोज हमारे बंदों को वहां आके मार देते हैं, कभी बॉर्डर पे हमारी फेंस तोड़ के उसके ऊपर नाचना शुरू कर देते हैं। DGISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों ने बैनुल-अक़वामी सरहद के पार ज़िला कुरम में पाकिस्तानी फौजियों पर फायरिंग की, जिसका पाकिस्तानी फौजियों ने मुनासिब अंदाज में जवाब भी दिया और दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। अगर वो हमें हमारे लोग नहीं दे सकते तो हमें जाके सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, इसलिए हमने ये फौज बनाई है। अगर हम अफगानिस्तान से भी अपने दहशतगर्द नहीं ला सकते हैं तो फिर तो मेरा मतलब है कि हमें अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। लगता है ऐसा है कि दुश्मन कुव्वतें शायद एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान का अमन तबाह करने का बाकायदा मंसूबा बना रही हैं, साजिश कर रही हैं। पहले बलोचिस्तान में नोशकी, पंजगोड़ में फिर दहशतगर्दों का हमला, और अब अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला। क्या कहेंगे आप देखिए कि गल्फ स्टेट्स वगैरह भी हैं जो कि इसमें मदद कर रही हैं, तो ये एक इंटरनेशनल साजिश है। अच्छा, लेकिन जो खुशियां मनाई गई थी, जो लड्डू बांटे गए थे, जो मिठाइयां बांटी गई थी, वो इस दिन के लिए बांटी गई थी कि वो हमारे ऊपर हमले करने। नमस्कार दोस्तों, अब हम सबको पता है कि इंडिया जो है वो 2 स्ट्राइक कर चुका है पाकिस्तान के ऊपर। पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर उसके बाद एयर स्ट्राइक की, और दोनों के बाहर सिचुएशन ऐसी हो गई थी पाकिस्तान के लिए कि भाई करे तो करे क्या, अब कर तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उन सबको पता है कि भाई इंडिया अगर यहाँ पर हम आंसर देने गए तो इंडिया तैयार ही बैठा है। तो दोनों बार ऐसा हुआ कि वो कुछ नहीं कर पाए। अब दरअसल सिचुएशन यहाँ पर ये है कि पाकिस्तानियों को डर लगता है कि भाई हमें पता भी नहीं चला और इंडिया ने 2 कांड कर दिए हमारे साथ। तो आखिरकार अब ऐसा मान लीजिए कि इंडिया फुल फ्लैश के साथ अगर यहाँ पर हमारे ऊपर आ जाता है, मतलब पूरी तरीके से, जैसे कि मतलब एक पूरा का पूरा काफिला होता है हमारा, जो हम एयर स्ट्राइक करते हैं, फिर उसके बाद टैंक्स होते हैं, हम मान लीजिए कि पता ही नहीं चलता पाकिस्तान को, तो मतलब वो सूते पकड़े जाएंगे। और तय मानिए पाकिस्तान बहुत सारी सिचुएशन में घिरा पड़ा है। TTP हो, चाहे बलोच लिबरेशन आर्मी वाली सिचुएशन हो, उसके अलावा सिंधु देश बनने की मांग हो, उसके अलावा अफगानिस्तान वाली बॉर्डर, ईरान वाली बॉर्डर, इंडिया वाली बॉर्डर, सब कुछ सारी चीज़ों पर पाकिस्तान अभी ध्यान नहीं दे पा रहा है और इसी का बेनिफिट ले सकते हैं, और यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मुल्क में दहशतगर्दी की भरपूर नई लहर दस्तक दे चुकी है। खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क दुश्मन बैरून मुल्क से आ रहे हैं, सरहदी चौकियों पर हमले कर रहे हैं। पेशगी हमलों का वही तरीकाकार इख्तियार करना होगा जो अमरीका इख्तियार करता है।
सऊदी अरब इख्तियार करता है, तुर्की इख्तियार करता आ रहा है, क्योंकि दहशतगर्द पाकिस्तान की अमन पसंदी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इसकी मिसालें मौजूद है आलमी दुनिया में। पेश की या कबल अज वक्त हमले अमरीका ने भी किए, पाकिस्तान की सरजमीन पर किए। अमरीका सिर्फ इस खदशे के तहत कई ममालिक पर चढ़ दौड़ा है कि यहां से अमरीका के खिलाफ कोई मंसूबाबंदी हो सकती है। अमरीका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, इराक पर हमला किया, शाम में फिजाई हमले कर चुका है, सऊदी अरब ने यमन में हौसियों के खिलाफ हमले किए, तुर्की ने शाम में कुर्दों के खिलाफ हमले किए। भारत ने सिर्फ शुबा होने पर ही पाकिस्तानी सरजमीन में अपने तैयारे भेजे थे। अगर ये ममालिक अपनी सलामती के नाम पर दूसरे मुल्कों में हमले कर सकते हैं जहां से इन्हें खतरा महसूस होता है, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ बैठकर मार खाना, ये कौन सी हिकमत अमली? एक जानिब दहशतगर्द मुसलसल फौजी जवानों को शहीद कर रहे हैं, दूसरी जानिब हुकूमत के इकदाम दहशतगर्दी पर काबू पाने की बजाय दहशतगर्दी की इत्तला देने तक ही महदूद नजर आते हैं। गुज़िश्ता रोज भी पाक अफगान बॉर्डर पर जिला कुरम में दहशतगर्दों ने सरहद पार से फायरिंग की, जिसके तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान शहीद हो गए थे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करता रहा है और तवक्को है कि उबूरी अफगान हुकूमत मुस्तकिल में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी सरगर्मियों की इजाजत नहीं देगी। लेकिन अफगान हुकूमत की दहशतगर्दों पर चलती नजर नहीं आ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते भी बलोचिस्तान के इलाकों पंजगोर और नौशकी में भी सरहद पार से आए दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों पर हमले किए थे। ये वो ममालिक जहां की सरहद को इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तानी जवानों को शहीद करने पर। ये पहले भी हो रहा था, लेकिन जिस तवातर से अब हमले हो रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर, क्या ये हक नहीं बनता कि हम भी अब वो कार्रवाई करें जिसका हमसे तकाजा किया जा रहा है? देखिए, सूरत हाल तो वही है। और आपको याद होगा कि एक वक्त में हमारे शहर में धमाके हुआ करते थे और वो अफगानिस्तान से भारत का एक, आप कह लीजिए कि वो अरूज पे था। और आज भी ये जो कुछ हो रहा है इसमें CIA भी शरीक है, मोसाद है, ये भी भारत है, और किसी हद तक बाज एलिमेंट्स ईरान में भी हैं जो कि ये मदद कर रहे हैं। वो कि हमारे पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं है कि हुकूमत की मर्जी उसमें शामिल है या नहीं, लेकिन बाज एलिमेंट्स वहां पे मौजूद हैं जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसी तरह आप देखिए कि गल्फ स्टेट्स वगैरह भी हैं जो कि इसमें मदद कर रहे हैं। तो ये एक इंटरनेशनल साजिश है। अच्छा, अफगानिस्तान से मुतल्लिक अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को थारोली रिव्यू करने की जरूरत है और सोच समझकर ऐसे मामले में, जबकि हम अपनी अफवाज को, अपने जवानों को सिटिंग डक्स नहीं बना सकते कि वो यहाँ जहाँ खड़े हों वहां से बॉर्डर पार करके आए और यहाँ दर्जनों लोगों को कत्ल करके चले जाए। रिव्यू करने की जरूरत है। आपका पॉइंट आ गया ज़ैनुल खान साहब। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपको लगता है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के तहफ्फुज़ात पर कोई कार्रवाई करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है ये उनकी सोची समझी पॉलिसी है और हमारी जो तालिबान से मोहब्बत और जो हम बार बार ये कहते हैं कि उनको तंग ना करें, वहाँ बड़ा मसाइल पैदा हो जाएंगे उनकी भाई वो अशरफ गनी जिसकी हुकूमत हम कहते थे सिर्फ काबुल तक है और काबुल से बाहर सारी तालिबान की हुकूमत है, उनके दौर में कभी हमारी सरहदों पर ऐसे हमले नहीं हुए, कभी बाढ़ को ऐसे नुकसान नहीं पहुँचाया गया। एक रिट ऑफ द बॉर्डर होती है किसी फ़ौज के लिए, किसी मुल्क की खुद मुख्तारी उसका रिट ऑफ द बॉर्डर है कि ये उसकी सरहद है, यहाँ पे उसका कंट्रोल है। हमारे बॉर्डर को वो क्या बना रहे हैं, रोज़ हमारे बंदों को वहाँ आके मार देते हैं, कभी बॉर्डर पे हमारी फेंस तोड़ के उसके ऊपर नाचना शुरू कर देते हैं। हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम तमाशाई बने हुए हैं कि ये पता नहीं हम उनके आगे नहीं बोल सकते हैं, हम उनसे डरते हैं, ये क्या है। इसी तरह अब जो कुछ बलोचिस्तान में BLA ने किया है, हमने खुद प्रेस रिलीज दी है कि वो अफगानिस्तान में राब्ते में थे, उसके बाद भी हम खामोश हैं। जो जदीद असला दहशतगर्द यूज़ कर रहे हैं वो अफगानिस्तान से आ रहा है, हम खामोश हैं। ये तालिबान की मोहब्बत में हम अपने जवानों का खून कैसे माफ़ कर सकते हैं? ये तालिबान की मोहब्बत में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हो सकता है? ये तालिबान की अगर अमेरिका ने एक दफ़ा हमारे बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की थी तो हमने बॉर्डर बंद कर दिया था, अमेरिका को ट्रांजिट रूट बंद कर दिया था और उसके बाद अमेरिका से तनाव आ गया था। आज हम तालिबान के आगे बोलने से कातर हैं। कोई बात करो तो आप कहते हैं नहीं 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 तालिबान को कुछ ना कहें, वो बड़े कमज़ोर हो जाएंगे, वहाँ बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। भाई अशरफ गनी और अहमद करज़ई से बुरे साबित हुए हैं उनके ये महीने, ना वो हमसे सीधे मुँह बात करने को तैयार हैं, ना वो हमारे साथ बॉर्डर मैनेजमेंट करने को तैयार हैं, ना वो हमारे दहशतगर्द हमें देने को तैयार हैं। फिर हमारी उनसे मोहब्बत किस बात की है? ये एक तरफा मोहब्बत पाकिस्तान को ले डूबेगी, पहले भी ले डूबी है। हमें होश के नाखून लेने चाहिए,
उनसे दो टोक बात करनी चाहिए। अगर वो हमें हमारे लोग नहीं दे सकते तो हमें जाके सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। इसलिए हमने ये फौज बनाई है। अगर हम अफगानिस्तान से भी अपने दहशतगर्द नहीं ला सकते हैं तो फिर तो मेरा मतलब है कि हमें अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। ठीक है जुनैरा, आप कुछ हम क्यों नहीं, जो हमारी सरहद पर हमला करता है हम उसका मुंह तोड़ जवाब देके उसके अंदर घुस के उसको मार क्यों नहीं देते हैं? जुनैरा भी कुछ कहना चाह रही है। जी जुनैरा। एक तो ये कि राइटर्स को ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने साफ डिनाई किया है कि जो इंटेल हमारे साथ शेयर की गई है जिसके मुताबिक कनेक्टेड थे जो दहशतगर्द हैं वो अफ़गानिस्तान में भी और इंडिया में भी, उन्होंने उसको कम्प्लीटली डिनाई किया है, वो उसको मान ही नहीं रहे हैं। निकी हेली का कहना है कि एज एम्बेसडर, मैं कोट कर रहा हूं एक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में, कहना है कि एक पाई के लिए मैं पाकिस्तान को मोहताज कर दूंगी, एक पाई के लिए। कल मुझे एक साहब पूछ रहे थे शुड इंडिया हेल्प पाकिस्तान, तो मैंने साफ कहा कि अगर हेल्प करे तो पैसे ना दे, वो तो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले गायब हो जाएंगे। अगर देना ही है तो दूध या वीट इस तरह की चीजें पहुंचाए। नगर लूज कर दिया, मुजफ्फराबाद जाने वाला है इनके हाथ से। अब अल्लाह ना करे सियालकोट और लाहौर ना चले जाएं, फिर ये कहेंगे चलो अगले मैच में देख लूंगा मैं। निकी बहन बिल्कुल ठीक चल रही है, सब काट दो, नल ऑफ कर दो, इनका नल बंद कर दो। ये बहुत चैचे पैपे करता है, चाइना का भी बंद करो। IMF ने कहा है कि आप अपने अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं और गरीबों को रिलीफ दें। ये दर जो जागा है ये हमारी एलीट को नहीं जागा, ये IMF को जागा है। कमाल देखिए आप जरा, वो IMF सुबह शाम गालियां देते हैं। हम मुकाबला कर रहे हैं एक ताकत है जो हमसे 7 गुना बड़ी है, क्योंकि ये हुकूमत नॉर्मल हुकूमत नहीं है, आइडियोलॉजिकल हुकूमत। कि अगर आप मुझसे 1 करोड़ बार पूछें कि विल यू लाइक टू बी एन इंडियन मुस्लिम और ए पाकिस्तानी हिंदू, मैं 1 करोड़ बार आपसे यही कहूंगा, आई वुड प्रेफर टू बी एन इंडियन मुस्लिम। इसमें कोई देयर इज नो हेजिटेशन एट ऑल। हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि वी आर इंडियंस, और आज इंडिया ने जो भी निर्णय लिया है वोट के मुद्दे को लेकर के, वो वर्ल्ड पीस के लिए लिया है, पूरी दुनिया के पीस के लिए लिया है। पाकिस्तान को एक बड़े संजीदा मसले का सामना है। रशिया ने हमारी तब हेल्प करी थी जब दुनिया ने हमारी हेल्प नहीं करी थी। Russia stood with India when the world was against India, when America was standing against India, when the West was standing against India. Being a Muslim in India is even better than being a Shia in Saudi Arabia or a Sunni in Iran. ये अगर हमारे इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो हमारी फौज पे जो बजट है वो कम हो जाएगा, वो हम पे लगेगा, सेहत पे लगेगा, तालीम पे लगेगा, इन चीज़ों पे लगेगा, ना कि सारा ये फौज पे जो लग रहा है बजट। अल्हम्दुलिल्लाह, फंड्स 700 million received today by State Bank of Pakistan from China Development Bank. इसमें अल्हम्दुलिल्लाह की क्या बात है? तेरे को भीख मिली है भाई, तुझे भीख मिली है, तू उसमें खुशियां मना रहा है। नमस्कार दोस्तों, पहले एक सिचुएशन हुआ करती थी कि भाई अमेरिका की तरफ से बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को मिला करते थे और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के नाम पर या फिर इस टाइप की सिचुएशन पाकिस्तान में हर समय फेवरेबल हुआ करती थी। लेकिन अब बात ऐसी हो रही है, अब सिचुएशन उस लेवल की इंडिया के फेवर में जा रही है कि भाई धमकियाँ आ रही है, बार बार धमकियाँ आ रही है। अगर आप ट्रम्प का काल देख लो, उसके बाद बाइडन का काल देख लो या फिर अब का काल देख लो, जो भी सिचुएशन आपको देखनी हो उसमें से कोई ना कोई पाकिस्तान को धमकी देते हुए दिख रहा है। यहाँ पर बात हो रही है निकी हेली की, तो वो भी यही कहती हुई नज़र आ रही है। देखिए, बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान ने मतलब ब्लैकमेल करके अमेरिका से निकाले हैं, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अमेरिका की तरफ से 1 रुपया नहीं मिल रहा है और ऊपर से चाइना भी पैसा जो देता है वो पूरा का पूरा हिसाब रखता है और वापस भी मांगता है। अब अमेरिका जो देता था वो एड थी, चाइना जो देता है या फिर टर्की देगा या फिर सऊदी देगा, वो पैसे वापस भी मांग रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक होती हुई दिख रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। निकी हेली जो प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हो रही हैं वो भारतीय मूल की हैं, इंडियन अमेरिकन हैं, और उनका ये कहना है, निकी हेली का कहना है कि एज एम्बेसडर, मैं कोट कर रहा हूं, एज एम्बेसडर आई स्ट्रांगली सपोर्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन टू कट नियरली $2 billion of military aid to Pakistan because that country support terrorists who kill American troops. ठीक है जी? It was a major victory for our troops, our taxpayers and our vital interests, but it didn't go nearly far enough. We have still given them way too much in other aid. As president, I will block every penny. ये लिख के दिया है उसने एक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में, कहना कि एक पाई के लिए मैं पाकिस्तान को मोहताज कर दूंगी, एक पाई के लिए। ये निकी हेली का कहना है, रिपब्लिकन लीडर हैं। अच्छा, एक निकी खड़ी हो रही है, विवेक, ये सारे इंडियन ही खड़े हो रहे हैं क्या अमेरिकन इलेक्शन के लिए?
विवेक रामास्वामी, ये भी भाई साहब इंडियन है, इसमें 2-3 नाम है, सभी भारतीय खड़े हो रहे हैं इस बार। गोरों को नहीं मौका देना इन लोगों ने। चलो, निकी हेली ये भी कहती है कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स आर गिविंग मनी टू कम्युनिस्ट चाइना। चीन को भी पैसे दे रहे हैं ये लोग फॉर रिडिकुलस एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स डिस्पाइट द ऑब्वियस थ्रेट दैट चाइना पोजेस टू अमेरिकन्स। वी गिव मनी टू बेलारूस व्हिच इज रशियन डिक्टेटर व्लादिमीर पुटिन्स क्लोजेस्ट एलाई। वी गिव मनी टू कम्युनिस्ट क्यूबा, a country our own government has designated as a state sponsor of terror। अच्छा यार, ये तो मुझे ना बात ही समझ में नहीं आती अमेरिकन्स की। ये कहां पैसा देते हैं, किस किस को देते हैं? ओ भाई, आप सड़क पे जाओ पहले। आप ये छोड़ दो, वो अमेरिकन ट्रूप्स मार रहे हैं, वो तो मार ही रहे हैं पाकिस्तानी। आप सड़क पे जाओ, किसी आम पाकिस्तानी से बात करो, किसी भी आम पाकिस्तानी से जिसका इतना मोटा पेट निकला है क्योंकि हराम के डॉलर्स उस पेट में भर रखे हैं। सबसे लंबी वीजा की लाइन कहां पे होती है दोस्तों? किसी भी एम्बेसी में देख लेना, दुनिया भर में अमेरिकन एम्बेसी के सामने सबसे बड़ी जो लाइन होगी वीजा की, पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी अमेरिका भागने चक्कर में कि डॉलर मिल जाए अमेरिका भाग जाए, डॉलर मिल जाए किसी भी यूके भाग जाए। लेकिन सबसे ज्यादा गाली भी अमेरिकन को देते हैं ये। एक मैं पाकिस्तानी कमेंटेटर को सुन रहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की मदर का डेथ हुई थी, तो जब मीडिया में थोड़ा बहुत नरेंद्र मोदी के भाई का कवरेज आया था, एंड दे वर सेइंग कि भाई कि कोई नहीं जानता है उनका भाई कौन है, क्या नाम है, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। वेयर एज पाकिस्तान के पूरे लीडर के पूरे खानदान are having some post or some status in that, which also shows कि nepotism is also very ripe in that country। तो ये जो constant contrast हो रहा है खासतौर से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल्स पर, और इंडिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हो गया है कि यूट्यूब इज नाउ फीडिंग मेन स्ट्रीम मीडिया। एक साहब कह रहे थे कि इंडिया में करप्शन भी अगर होता है तो पैसा इंडिया में ही रहता है, ये नहीं कि लोग इंडिया से पैसा बाहर जाके यूरोप में मकान वगैरह अपार्टमेंट रहेगी, वो इंडिया में ही सर्कुलेट कर रहा। सो इन दैट सेंस इट इज इवन इंडियाज करप्शन इज नॉट हर्टिंग इंडिया एज मच एज पाकिस्तान करप्शन, जहाँ एलिट बेसिकली मुल्क को लूट लेती है, यू नो। एंड गोइंग बैक, कल मुझे एक साहब पूछ रहे थे शुड इंडिया हेल्प पाकिस्तान, तो मैंने साफ कहा कि अगर हेल्प करें तो पैसे ना दें, वो तो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले गायब हो जाएंगे। अगर देना ही है तो दूध या वीट इस तरह की चीजें पहुंचाएं। सो आई हैव अ फीलिंग कि पाकिस्तानी पीपल आर नाउ रियलाइजिंग कि इंडिया हैज डन वेल इन द लास्ट 20 years बिकॉज ऑफ द लीडरशिप, और वो चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा उनको लीडर मिले। दे सी स्टेबिलिटी इन इंडिया, दे सी ग्रोथ इन इंडिया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे आर बिगिनिंग टू सी कि अरे मुल्क में ऐसे भी लीडर्स हो सकते हैं जो मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, which is like an अजूबा उनके लिए। नेबर्स के साथ अगर रिलेशन बेहतर हो, जिसमें इंडिया आता है, जिसमें ईरान आता है, जिसमें अफगानिस्तान से हम कोयला ले सकते हैं, चाइना आता है, इनके साथ रिलेशन बेहतर हो तो हमें दूसरे मुल्क जाने, बाहर मुल्क जाने की जरूरत पड़े या ना? नहीं पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि इंडिया जो है ना, वो चाय की भी बहुत बड़ी मंडी है, उसके बाद बहुत बड़ा मुल्क है, हर चीज़ उनके पास अवेलेबल है। एक तो हमारे नज़दीक भी है, आधे घंटे का रास्ता है। उनके साथ अगर हमारी ट्रीट शुरू हो जाए तो हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं, माने कि सब्ज़ी वगैरह है और जो चीज़ें हैं, वो सब के रेट नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अभी इंडिया की जो रॉ की एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उनके मुताबिक, उनके एक्स चीफ के मुताबिक कि शायद इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो इस साल 2023 के एंड पे पाकिस्तान के साथ बेल आउट पैकेज करें। आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, मतलब कि इस साल के एंड तक, मतलब इतनी जल्दी रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, इतनी जल्दी वो हमें कुछ हेल्प करेंगे, ट्रेड की हवाले से बात चलेगी, पॉसिबल है? भाईजान, ये तो हमारी ज़रूरत है, इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं, वो बहुत बड़ा मुल्क है। अगर हमारे ताल्लुक, अब देखिए ना, चाइना की और उनके आपस में लड़ाई थी, लेकिन उसके बावजूद उनके पता नहीं कितने 100 अरब डॉलर में उनका कारोबार हो रहा है। अगर इनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएं तो हमारे पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत मुफीद है, बहुत मुफीद है। आम पाकिस्तानी को ये बात क्यों नहीं समझ आती? क्यों हमें अभी भी, मैं आपको बता दूं, शायद ये जो लोग सुन रहे हैं इनमें से किसी को पता हो या ना पता हो, अभी भी प्याज की बात कर लें, खासतौर पे मेडिसिन की बात कर लें, इंडिया की मेडिसिन पाकिस्तान में यूज हो रही है। इंडिया की जो मार्केट है ना, इंडिया की जो मार्केट है मेडिसिन की, वो पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अभी लोगों को ये पता है कि शायद ट्रेड जोन सी है, वो क्या नाम लेते हैं, बंद है, तो कोई चीज अभी भी मेडिसिन इंडिया से आ रही है, वो पहले दुबई जाती है, दुबई से, तो डायरेक्ट क्यों नहीं ले? सर, कई चीजें ऐसी हैं, अब जो है सब्ज इलायची है,
वो पहले सीधी आती थी, अब दुबई से पाकिस्तान आ रही है, उसका रेट 10,000 रुपये kg है। 10,000 रुपये। आपका तो बिजनेस है, बिजनेस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यही बात है कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, ईरान के साथ हो जाएं, पेट्रोल भी सस्ता मिलेगा, गैस भी हमें सस्ती मिलेगी, हर चीज़। रूस के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। इमरान खान ने तो कोशिश की है, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि वो भी मुआहदा हमारा कैंसिल हो गया। DRDO की तरफ से इंडिया के डिफेंस सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, एक ऐसा सिस्टम लॉन्च होने वाला है जिससे इस वक्त पूरी दुनिया हैरान हो रही है। सुना है कि हिंदुस्तान ईस्टर्न साइड पे प्लान कर रहा है कि कोई एक्शन हो टू टेक एडवांटेज, बताएं कि पाकिस्तान हेल्पलेस है। बेसिकली इस सिस्टम में 2 ADs शामिल हैं। AD-1 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, AD-2 की रेंज 5000 किलोमीटर की है। बेसिकली इस सिस्टम से अगर इंडिया में कोई मिसाइल या कुछ भी एंटर होना चाहेगा तो ये सिस्टम उसको ट्रैक करेगा और इंडिया में एंटर होने से पहले ही उसे तबाह कर देगा। लाहौर कैंट में जो बख्तरबंद गाड़ियाँ और टैंक जो लाए जा रहे हैं, अवाम इस वक्त गुस्से से भरी हुई है। लाहौर कैंट की जानिब मार्च है, कैंट का रुख कर रहे हैं, कोर कमांडर हाउसेस का रुख करने लगे हैं, टैंक्स के ऊपर चढ़कर, बेशक वो अलामती तौर पर खड़ा कोई टैंक हो या कोई भी पुलिस की एक आर्मर्ड गाड़ी है, कुछ भी है। कमांडर राजनाथ सिंह जो गिलगित बल्तिस्तान पर धमकी दे रहा है, उसकी बात का जवाब देने में इनमें बिल्कुल, वो पंजाबी में कहते हैं, सा नहीं है, हिम्मत नहीं है इन शेर जर्नेलों में। जफरलाल साहब ने कहा ईस्टर्न बॉर्डर पे उनकी फोर्सेस इकट्ठी हुई हैं और ये आज की बात नहीं है, बहुत अरसे से ये रिपोर्ट्स चल रही हैं कि वो किसी न किसी मौके की तलाश में है। ये वाला सिस्टम बहुत ही खतरनाक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है और इसकी तारीफ हमें पूरी दुनिया में भी देखने को मिलती है और ये प्योरली मेड इन इंडिया का बना हुआ है। यही चीज़ अवॉइड करना चाह रहे थे सब कि कहीं पे भी ऐसी नौबत ना आए कि जहाँ पर अवाम और अफवाजी पाकिस्तान कोई खुदा न खास्ता आमने सामने आ जाए। जैसे आपने बताया कि वो इनोवेशन बहुत ज्यादा ला रहे हैं, तब देखें कि वो कश्मीर के लिए जो है ना वो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं खातर खवा लाते, क्योंकि कश्मीर के लिए पाकिस्तान को खातर खवा नहीं लाते, वो इसलिए कि वो डरते नहीं है पाकिस्तान से। अब इंडिया वाले पाकिस्तान के पास है क्या डराने वाला। खान साहब का दावा है कि उन्हें लॉन्ग मार्च से 1 रोज पहले ही मालूम था कि उनके ऊपर हमला होगा और ये मालूमात उन्हें इदारों के अंदर से मिली थी। हमारी वो स्पाई एजेंसी के जिससे पूरा दुश्मन कांपता है, जब आप उसके सीनियर अफसरों को अपने निशाने पे रख के उनके खिलाफ बयानबाजी करेंगे तो दुश्मन क्या सोच रहा होगा? वो तो खुशी से नाच रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर। इंडिया ने नो डाउट रशिया के पास से S-400 परचेज किया है, लेकिन इंडिया ने खुद भी, इससे पहले भी मैंने सुना था कि इससे पहले भी हमारे पास कोई ना कोई सिस्टम तो थी ही एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन फिर हमने एक और एयर डिफेंस सिस्टम बनाई है। देखिए इंडिया जो है 2014 के बाद डिफेंस में अच्छा खासा खर्च कर रहा है, चाहे वो बाहर से हथियार मंगवाने की बात हो या फिर इंडिया के अंदर खुद प्रोडक्शन करना हो। अब देखिए अगर हमने बाहर से जो हथियार मंगवाए हैं, अगर उसके एग्जांपल देखने हो तो S-400 है ही है, उसके अलावा रफाइल भी है, उसके अलावा और भी कई सारे ड्रोन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स भी है। लेकिन अगर आप 1-2 साल पहले की बात देखो तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से या फिर मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें 100 से 150 जैसी आइटमें थी डिफेंस वाली, जिसमें कहा गया था कि ये चीज़ अब हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे, ये अब हम इंडिया में ही प्रोडक्शन करेंगे। और देखिए कुछ समय के लिए उसकी तंगी भी हो गई थी उस सारी चीज़ों की, लेकिन अब वो सारी चीज़ों में हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि इंडिया ने S-400 टाइप की एक सिस्टम बना ली है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, इंडिया ने मिसाइल्स के सेक्टर पर एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है, एक ऐसा प्रोजेक्ट बना लिया है। AD-1 है उसमें और AD-2 है। AD-1 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, AD-2 की 5000 किलोमीटर। ऐसा एक सिस्टम है जो कि कोई भी मिसाइल इंडिया में एंटर होने से पहले उसको ट्रैक करके ही तबाह कर देगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं बेसिकली कहना चाहूँगा कि इस टाइम जो वॉर है वो बेसिकली ये रहा जा रहा है कोल्ड वॉर का। इंडिया इस टाइम अपना फुल फोकस करता है अपनी डिफेंसिव पावर पर। नो डाउट उनका डिफेंसिव का जो सिर्फ डिफेंस बजट ही है वो हमारी टोटल बजट से कहीं ज़्यादा है, लेकिन इसमें मोस्टली ये भी देखा जाता है कि इसकी जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है और उसमें जो है ना वो इंडिया एक नेगेटिव रोल भी बहुत ज़्यादा प्ले करता है। बाकी आप जहाँ तक बात करते हैं नेगेटिव रोल की बात करें, क्या नेगेटिव रोल इंडिया जो है वो प्ले कर रहा है?
सबसे पहले तो मैं बात एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी मैं यही जानना चाहूँगा, जैसे कश्मीर का इशू है हमारा और इंडिया का। सर मेरा ख्याल है कि यहाँ पर कश्मीर की बात करना ही बेकार है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि इंडिया के पास कश्मीर है, पाकिस्तान के पास होना चाहिए, तो पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल कि 75 सालों में जितनी हम लोगों ने फंड खाए हैं या हम लोगों ने हैशटैग के अलावा कुछ भी नहीं किया है, तो हम ये बात यहाँ पर खड़े होकर कह भी सकते हैं कि कश्मीर हमारा है। मेरा नहीं ख्याल। मैडम आप बिल्कुल सही कह रही है, इंडिया ने तरक्की की और इसी वजह से की है कि वो अपना बजट जो है वो सही यूटिलाइज करते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के बजट्स की आप देखें तो मोस्टली डिफेंस बजट तो लाजमी जाता है, हमारे 80% डिफेंस पे ही तो जाता है, लेकिन वो उसका डिफेंस पे जाता है, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे अनासिर हैं जो उस बजट को सही तरह कंज्यूम नहीं कर पाते। उसमें यह है कि देखें अगर आपका जितना परसेंटेज बजट को जाता है, मेरे हिसाब से पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका 80%, 80 to 89% बजट जो है वो डिफेंस में जाता है। फिर भी हम लोग जो है वो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, हालांकि हमारा मुल्क का सबसे ज़्यादा बजट जो है वो डिफेंस पर ही लगता है। आप अगर मैं ये बात बताऊं कि इंडिया ने जो मिसाइल्स की रेंज एक एड 1 की 3500 किलोमीटर है, एड 2 की जो है वो 5000 किलोमीटर है। आप मुझे बताएगा, उन्होंने रिसेंटली एक ऐसा रॉकेट बना लिया था जिसके ऑपोजिशन पर चाइना खड़ा हो गया था, क्योंकि वो चाइना से भी ज़्यादा ज़बरदस्त उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना लिया था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कभी आपने पाकिस्तान के बारे में ये न्यूज़ सुनी है कि हम लोगों ने ऐसा कोई मिसाइल बनाया हो या ऐसा कोई रॉकेट बनाया हो जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज़ हैं, सुपर पावर्स है, वो हमारे ऑपोजिशन पर खड़ी हो गई हो? क्या ऐसा एजाज़ कभी पाकिस्तान को हासिल हुआ है? मैडम यही मसला है हमारे इस मुल्क की डेमोक्रेसी का और ब्यूरोक्रेसी का कि असल जगह पे बजट कंज्यूम नहीं हो रहा। मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि कहने को है कि 80% हम डिफेंस पे लगा रहे हैं, लेकिन वो जा गलत रहा है। हमें चाहिए, देखें यही तो यूज़ है टेक्नोलॉजी का। अब इंडिया अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है अपनी डिफेंस पावर को मज़ीद बढ़ाने के लिए, तो वो आपके एक्सटर्नल लेवल को प्रेशराइज भी तो आप देखें कितना कर रहा है, और वो यही प्रेशराइज कर रहा है। सपोज डैट के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगेन फिर दोबारा आते हैं कि उनके पास टेक्निकल पावर और इसके पास वेपन्स इतने स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपने बताया कि वो इनोवेशन बहुत ज़्यादा ला रहे हैं, तो अब देखें कि वो कश्मीर के लिए जो है ना वो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं खातर खुआ लाते, क्योंकि कश्मीर के लिए पाकिस्तान को खातर खुआ नहीं लाते। वो इसलिए कि वो डरते नहीं है पाकिस्तान से। अब इंडिया वाले पाकिस्तान के पास है क्या डराने वाला? मैडम यही तो डिस्कस हो रही है कि वो 80% बजट जो जा रहा है, तो वो तो कुछ पावर पे, ऐसी पावर पे भी लगे जो हम भी डरा सकें। Obviously, उनका तो गोल ही यही है कि वो सुपर पावर जो है वो किसी ना किसी तरीके से बन जाए। मैडम जो देखें, जो उनके पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो बिल्कुल सही है और वो यूज़ कर रहे हैं और वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम नहीं कर पाते। किस किस्म के इंडिकेशंस हैं कि ये जो हुआ है ये एक बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है, ये ऐसा आउट ऑफ ये बड़ा प्लान किया गया था, बिल्कुल सही। मगर देखिए, बात करना चाहिए, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि क्या हम अब क्या इन द फ्यूचर हम क्या करना चाहिए, नहीं कि क्या हो, क्या गलती इन द पास्ट, ये इन्वेस्टिगेशन बता देगा कि क्या गलतियां थी। अब देखिए क्या होने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो डेंजर है, आप कराची के स्ट्रीट्स पे, हमें आज शाहराह फैसल पे आप देखें मैसिव शेलिंग हुई है, मगर शुक्र है अब तक कोई हमें ये नहीं है कि कोई मारा गया है। इंजरीज हुए होंगे बट नोबडी इज किल्ड। सिविल कमोशन हुआ है, इकोनॉमी खत्म हो गई है, रुक गई है। मैं गिजरी के नजदीक रहता हूँ, 400 मजदूर उधर बैठे होते हैं हर रोज अपने मजदूरी की तलाश में। मजदूरी का मतलब खाने की तलाश में, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। कब तक वो आएंगे, कब तक वो भूखे जाएंगे? सुना है कि हिंदुस्तान ईस्टर्न साइड पे प्लान कर रहा है कि कोई एक्शन हो टू टेक एडवांटेज, बताएं कि पाकिस्तान हेल्पलेस है, शायद वो भी हो रहा है। और कुछ लोग इधर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि ये जो हमारे खिलाफ लोग हैं ये एक मजहबी ग्रुप से आ रहे हैं, ये फंडोज हैं, ये उन लोगों के साथ हैं जो बिगट्स हैं। इंडिया ने मर्सिडीज बनाना शुरू कर दी है। मर्सिडीज जो कि जर्मन ब्रांड है वो इंडिया में बन रहा है। हर साइड पे इंडिया 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 ही हो रही है। और आज इंडिया ने एक नया काम किया है कि इंडिया ने मर्सिडीज EQS जो है वो फुल इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है। और यार उसकी प्राइस भी अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 1.5 करोड़ है। हम मुकाबला कर रहे हैं एक ताकत है जो हमसे 7 गुना बड़ी है, क्योंकि ये हुकूमत नॉर्मल हुकूमत नहीं है, आइडियोलॉजिकल हुकूमत। 2 नेशंस और 2 थ्योरीज के हवाले से वो कैसे टेक्नोलॉजी में IT में ग्रो कर रहे हैं। कभी वो मर्सिडीज को अपने मेड इन इंडिया बना रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में कभी आटे की लाइन नजर आती है तो कभी क्राइसिस नजर आता है। ये है इंडिया। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिली नगमे तराने
हमारा क्या होगा जनाब, 6 सितंबर आएगी, 23 मार्च आएगी, 14 अगस्त आएगी, हम नया तराना रिलीज कर देंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो नया रॉकेट लॉन्च करते हैं, वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। नगर लूज कर दिया, मुजफ्फराबाद जाने वाला है इनके हाथ से। अब अल्लाह ना करे सियालकोट और लाहौर ना चले जाएं, फिर ये कहेंगे चलो अगले मैच में देख लूंगा मैं। 30 लाख की 660 सीसी कार चलाने वाले बाबू को पेट्रोल 50 रुपए सस्ता देना है। क्या मजाक है, क्या तमाशा है। 95 मिलियन लोग हमारे मुल्क में, मुझे कहते हुए इतना अफसोस हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता, ये गरीब हो चुके हैं। I just don't understand. हम इस कदर कमजोर हो चुके हैं कि दुश्मन हम पर दस्तरा गिरने वाला, जैसे दस्तरखान पर टूट के गिरते हैं दुश्मन। कुछ करना ही था तो 75 साल में टैक्स चोरों और लुटेरों से पैसे वसूल करते, लेकिन वहां आपकी कांपे टांग जाती हैं। हर बड़ा ब्रांड इस वक्त इंडिया में मौजूद है। 450 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट है उसकी। हम 20-22 अरब डॉलर से आज तक ऊपर नहीं जा सके। माने कि मैं तो अखबार में पढ़ रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि रॉ का अटैक होने वाला है मई में। वो अखंड भारत के आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, नजरियाती लोग हैं, वो भारत को एक्सपैंड करना चाहते हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ, हिंदुस्तान ऊपर वाले के बाद अगर पाकिस्तान को बचाए तो बच जाएगा, वरना किसी का बाप नहीं बचाएगा। ये अगर इंडिया की है ना, तो फिर ये जो गाड़ियाँ खड़ी ना पाकिस्तान में, हम अपनी गाड़ी इनको एक काम करो, आग लगा देते हैं हम। मतलब ये कैसे पॉसिबल है यार, 850 किलोमीटर और एक चार्ज इलेक्ट्रिक कार। ओ भाई इंडिया वालों, तुम लोग क्या चाहते हो। नमस्कार दोस्तों, देखिए मेड इन इंडिया वाली सिचुएशन पूरी दुनिया के अंदर छाई हुई है। चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो एलन मस्क के ऊपर हो, ये जो टेस्ला वाली बात हो, या फिर कहे कि सैमसंग वाला प्लांट हो, बड़े बड़े कंपनीज़ के बड़े बड़े प्लांट इंडिया में लग रहे हैं। और देखिए आने वाले दिनों में भी, अब जब इस टाइप की कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, तो आने वाले दिनों में ऐसा डेफिनेटली होगा कि जो भी कंपनी सोच रही होगी कि भाई हम अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको इम्प्लीमेंट करें, तो उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडिया। अब कहने का मतलब ये है यहाँ पर, या फिर कहे कि सिचुएशन ऐसी है यहाँ पर कि इंडिया सबके लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। यहाँ पर बात हो रही है जर्मनी की, कि हम सबको पता है कि भाई मर्सिडीज ब्रांड जो है वो जर्मनी की है, और उसने अपना ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का जो प्लांट है वो इंडिया के अंदर शुरू कर दिया है, और वो बहुत ही तेज़ी से शुरू हो चुका है। देखिए कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अब इंडिया में मतलब छोटे बड़े 200-400 मिलियन के प्रोजेक्ट्स का तो हम नाम ही नहीं ले रहे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है बिलियंस की। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पे एक फ्रेंजी है, एक चर्चा है कि इंडिया ने एक ऐसी गाड़ी खुद लोकली मैन्युफैक्चर की, यानी खुद बनाई है एक गाड़ी इंडिया ने ऐसी, कि जो एक दफ़ा चार्ज करने पे, जी हाँ पेट्रोल की बात नहीं हो रही है, बिकॉज गाड़ी जो है वो ईवी है, इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक दफ़ा चार्ज करने पे वो गाड़ी 850 यानी तकरीबन 950 किलोमीटर करती है। ये इंडिया के अंदर रेवोल्यूशनाइज ऑटो सेक्टर की जो है वो एक शक्ल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और गाड़ी कौन सी, आप हैरान रह जाएंगे। आपको पता है हमारे मुल्क में, मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दूंगा इसका, और हमने होश करना है, हमने सोचना है इस बारे में। हमारे मुल्क में नाजरीन जो टोयोटा का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था बंद पड़ा है, इंडस मोटर्स यानी सुजुकी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बंद पड़ा है, ऑटो पार्ट्स की जो इंडस्ट्री है वो तकरीबन बंद होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि इसी साल के अंदर अंदर जो कार मैन्युफैक्चरिंग यानी गाड़ी बनाने की जो सनत है वो बिल्कुल बंद हो रही है, खत्म हो रही है। और आपको पता है होंडा सिविक, जो नई होंडा सिविक आई है, एक तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है जो कि बनती नहीं है, मेरे ख्याल में इतनी की गाड़ी वो है नहीं। होंडा सिविक मार्च 2023 में पूरे महीने में होंडा सिविक का 1 यूनिट नहीं बिका। तो यही रिजल्ट तो फिर यही निकलेगा ना कि ये एट द एंड ऑफ द डे बंद हो जाएंगे सारे। इंडिया ने मर्सिडीज बनाना शुरू कर दी है। मर्सिडीज जो कि जर्मन ब्रांड है वो इंडिया में बन रहा है, और उन्होंने पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मैन्युफैक्चर की है हमारे मुल्क में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां कह लें जो चल रही हैं हमारे मुल्क में, वो एक दफ़ा चार्ज करने पे, जब उनकी बैटरी जब आप चार्ज करते हो तो वो चलती है तकरीबन कोई 250-300 किलोमीटर। इंडिया ने बनाई है गाड़ी जो कि 850 से 950 किलोमीटर तक जाती है, यानी एक दफ़ा चार्ज कर लो और तकरीबन आपके 10-15 दिन निकल जाएंगे, महीने में 2 दफ़ा चार्ज करना पड़ेगा। फ्यूल की कॉस्ट कितनी कम हो गई, आपने सोचा है कभी इस बारे में? ये है इंडिया। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिली नगमे तराने, हमारा क्या होगा जनाब, 6 सितंबर आएगी, 23 मार्च आएगी, 14 अगस्त आएगी, हम नया तराना रिलीज कर देंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो नया रॉकेट लॉन्च करते हैं,
वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। अभी हाल ही में टिम कुक का पता है ना, एप्पल इनकॉर्पोरेशन का सीईओ टिम कुक आया हुआ था इंडिया, अभी भी है, उधर ही है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस वक्त उधर ही है, बाद में चला गया हो। टिम कुक द सीईओ ऑफ एप्पल, जो पहला फ्लैगशिप ऑफिशियल स्टोर है इंडिया का, वो खुला है इंडिया में, मुंबई में खुला है, और उसका इफ्तिताह उसने किया। ऑफिशियल एप्पल। आपके मुल्क में आपको पता है, ये जो आपकी कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां पे एप्पल का बोर्ड लगा होता है कि जी एप्पल प्रोडक्ट्स हमारे पास मिलते हैं, आईफोन वगैरह, नहीं, ये ऑथोराइज्ड एप्पल डीलर्स नहीं है। आपके मुल्क में एक भी ऑफिशियल एप्पल स्टोर नहीं है, एप्पल खोलते ही नहीं है। वो कहते हैं इन भूख नंगों को मैं क्या एप्पल बेचूं। एप्पल से मुराद वो खाने वाला एप्पल नहीं होता, एप्पल कंपनी की बात करूं जिनका आईफोन होता है, आईफोन और आईपैड्स वगैरह होते हैं। वो कहता है मैं इन भूखों नंगों को मैं क्या बेचूं कुछ, ये तो भूखे हैं। इंडिया के अंदर खुला हुआ है, हर बड़ा ब्रांड इस वक्त इंडिया में मौजूद है। 450 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट है उसकी। हम 20-22 अरब डॉलर से आज तक ऊपर नहीं जा सके। 100 डॉलर के करीब, 100 अरब डॉलर के करीब इंडिया की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स हैं। इंडिया इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। और जर्मनी, जिसको ज्यूल ऑफ यूरोप कहा जाता है, जो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बहुत जल्द इंडिया जो है वो उसको पीछे छोड़ने जा रहा है। इंडिया की आबादी चाइना से बढ़ गई है। जी हां, इंडिया की आबादी अब 29 लाख बढ़ चुकी है चाइना की आबादी से, 29 लाख लोग ज्यादा हैं। तो इतनी बड़ी मार्केट, और हमें क्या बताया जा रहा है? अगेन, मेरी बातों को आपने बड़े गौर से सुनना है कि इंडिया आपका दुश्मन है। भाई दुश्मन तो सऊदी अरब और ईरान भी थे एक दूसरे के, वो आज एक हो गए हैं अपने मुल्क के और अपनी नेशन के, अपनी कौम के मफाद की खातिर। आप यकीन कीजिए जो मैं बातें करने जा रहा हूं ये बड़ी खतरनाक बातें हैं, इन बातों के ऊपर तो उठा लिए जाते हैं लोग, लेकिन मेरा काम है हक सच बोलना, मैं बोलूंगा। आज अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड शुरू कर दें, हमारी है 22-23 करोड़ की आबादी, उनकी है 1.5 अरब की आबादी, कितनी बड़ी मंडी है, वहां पे कितनी चीजों की खपत है। उसकी वजह बताता हूं, उसकी वजह यह है इंडिया की 450 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, बरामदात हैं, लेकिन इसके बरअक्स उसकी 750 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट्स भी हैं। इसका मतलब है इंडिया को जरूरत है चीजों की। अब इंडिया वो इंपोर्ट्स कहां से करता है? चाइना से करता है, वो करता है यूरोपियन कंट्री से करता है। तो अगर इसका मतलब है इंडिया को चीजें चाहिए, इंडिया वालों को चीजें चाहिए, 750 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कर रहा है वो। और अगर एक मुल्क की इंपोर्ट की जरूरत इतनी ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि कोई और मुल्क उसकी वो खपत पूरी करके अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकता है। सबसे करीब कौन है इंडिया के इस वक्त? हम हैं। ये बॉर्डर लगता है हमें इंडिया का, वाघा बॉर्डर लगता है। अगर हम ट्रेड शुरू कर दें इंडिया के साथ, सोचें हमारे यहां पे फैक्ट्रियां जो बंद हो रही हैं वो चलना शुरू हो जाए, दोबारा रोजगार मिले, उनको अभी चीजों की जरूरत है, हम बनाएं, उनको बेचें, हमें कितना फायदा होगा इसमें। यार ये अगर इंडिया की है ना, तो फिर ये जो गाड़ियां खड़ी है ना पाकिस्तान में, हम अपनी गाड़ी इनको एक काम करो, आग लगा देते हैं हम। मतलब ये कैसे पॉसिबल है यार? 850 किलोमीटर और एक चार्ज इलेक्ट्रिक कार। ओ भाई इंडिया वालों, तुम लोग क्या चाहते हो? लेकिन यार ये मैं अप्रिशिएट तो लाजमी करूंगा ये इस डेवलपमेंट को। और सबसे बड़ी बात कि मेड इन इंडिया है, ये भी नहीं कि इंडिया ने उसके अंदर थोड़े से चेंजेस करके कोई ऊंच नीच स्पेयर पार्ट बाइट से लिए भाई जान, सब कुछ यहाँ पे है यार, बड़ी बात है यार। अच्छा, एक दफ़ा चार्ज करने पे ये 850 किलोमीटर, यानी कि ये इस्लामाबाद से होकर वापस हमारे लाहौर तक आ सकती है, ऐसे है, जाकर वापस भी आ सकती है। ज़बरदस्त है। कहाँ लॉन्च हुई है ये तो आप बताएं ना, कहाँ पे लग रही है आपको? मुझे तो लग रहा है ये अमेरिका में हुई है, कहीं अमेरिका में। यार और कोई नहीं बना सकता ऐसी कार? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी, और ये देखे ना, एक इलेक्ट्रिक है, ऊपर से ये देखे कितने ज़्यादा किलोमीटर, ऐसे की कोई कार है ही नहीं, देखी भी नहीं। ये इंडिया ने बनाई है क्या? हाँ। इंडिया ने? हाँ। ना करो यार, इंडिया ने बनाई है यार, मतलब इंडिया छा गया फिर। हाँ, इंडिया छा गया, मेड इन इंडिया। ये देखो ना कितनी प्यारी है, इसकी कीमत सिर्फ 1.5 करोड़ है, सिर्फ 1.5 करोड़ में, और इलेक्ट्रिक, और 850 किलोमीटर, मतलब कमाल कर गई यार इंडिया, तो हमसे भी आगे निकल गया। तो वो तो हमसे आगे है ही है, हमें मानना चाहिए। नहीं यार ज़बरदस्त, और मैं वाकई में शॉक्ड हो गई हूँ ये सुन के कि यार ये इंडिया ने बनाई है। मुझे वैसे यकीन नहीं था, मुझे लगा कि अमेरिका या दुबई वगैरह में निकली होगी, लेकिन इंडिया ने ये तारीफ़ करवाई है, तो फिर तो ज़बरदस्त है।